वंदे मातरम सभी को। तो कैसे सब लोग, देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड का सैंपल पेपर 2026 और वो भी हिंदी विषय का। ठीक है, तो उत्तराखंड बोर्ड वालों हो जाओ तैयार, वीडियो आ चुका है बढ़िया वाला। देखो अभी तक उत्तराखंड बोर्ड में जैसे तरीके से हिंदी का सैंपल पेपर या हिंदी का बोर्ड का पेपर आया करता था, वैसा तो अब बिल्कुल नहीं आएगा। अब बिल्कुल हिल चुका है पेपर, बिल्कुल तुम्हें हिला देने वाला पेपर आया है। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से नीचे देखो तो तुम ये पाओगे कि जो तुम्हारा गद्यांश है वो इतना बड़ा हो गया है। देखो उत्तराखंड बोर्ड में कभी इतना बड़ा गद्यांश नहीं आता था, छोटा गद्यांश आता था, तो इतना बड़ा गद्यांश आएगा। अब देखो जरा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लाइन का गद्यांश है, वो भी ये स्क्रीन पर तो इतना बड़ा दिख रहा है, तो सोचो कितना वैसे कितना बड़ा होगा। तो चलो शुरू करते हैं उत्तराखंड बोर्ड का। हमेशा की तरह आज भी ये एक प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र है, सैंपल पेपर है, कक्षा 10 का हिंदी का उत्तराखंड बोर्ड का। समय है तुम्हारे पास 3 घंटे का। पूर्णांक तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है, 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल के। ठीक, तो निर्देश दे रखा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, अ और ब। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है, अनिवार्य है। यथासंभव क्रमवार लिखिए। तो उत्तराखंड बोर्ड तुमसे ये चाहता है कि तुम बस लाइन से क्वेश्चंस को करो। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए हुए हैं। तो देखो अगर तुम पेपर को एक लाइन से करना शुरू करोगे, खंड और से 1 2 3 4 5 प्रश्न करके, तो मुझे लग रहा है कि शायद ही इसमें से किसी बच्चे का पेपर पूरा हो पाएगा। ठीक है, जिसकी स्पीड बहुत तेज होगी, जो बहुत बुद्धिमान होगा, उसका तो हो जाएगा, नॉर्मल बच्चा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर करने का देखो एक तरीका होता है। अगर तुम पहले ही इन गद्यांश में, इसके नीचे वाले निबंध में लग जाओगे, तुम्हारा पेपर छूटने की आशंका हो सकती है। तो पेपर को चालाकी से ही करना है। ठीक है, मैंने अच्छे से बता रखा है कि पेपर कैसे किया जाता है, पुराने वाले वीडियो देखना और उसमें आराम से बताया है। तो देखो हमारे पास है खंड अ। ठीक, क्या कहता है खंड अ? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। गद्यांश क्या है, देखो मैं पढ़ देता हूँ। जिस प्रकार समुद्र में लहरों के ऊपर हिलोते लेता हुआ जहाज का प्रकाश स्तंभ सही जहाज का प्रकाश स्तंभ सही मार्गदर्शन कर उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है, इसी प्रकार यदि विद्यार्थी का उचित मार्गदर्शन न किया जाए तो वह भटकता ही रहेगा। यह उचित मार्गदर्शन अध्यापक के सिवा कौन कर सकता है? संसार में सभी वंदनीय लोगों के बीच पिता सर्वाधिक वंदनीय है और उससे भी श्रेष्ठ है विद्या प्रदान करने वाला अध्यापक या आचार्य। आदर्श अध्यापक, आदर्श अध्यापक विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है, विचारों में गंभीर और सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श का पालन करने वाला होता है। तो एक अच्छा टीचर, अच्छा शिक्षक वही होता है जो किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, उसके विचारों में गंभीरता हो, वो सीरियस रहता हो, सदा सादा विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, कोई शान शौकत नहीं और उसके विचार बहुत उच्च होते हैं, ऐसे सब कुछ आदर्श का पालन करने वाला होता है आदर्श शिक्षक। उसमें ज्ञान की बड़ी ही तीव्र अगस्त पिपासा होती है, टीचर भी जानने को उत्सुक रहता है, वह सच्चे अर्थों में विद्या व्यसनी होता है। तो टीचर भी खुद पढ़ाई करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर है तो कुछ पढ़ाई नहीं करेगा। रूफीनी ने कहा अध्यापक उस मोमबत्ती के सदृश है जो स्वयं भूलकर दूसरों को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। सही बात है, अध्यापक मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलता है पर दूसरों को उजाला कर देता है। जिस प्रकार कुम्हार बाहर से घड़े को ठोकता पीटता है और भीतर से हाथ से सहारा देकर ठोक खोट निकालकर लोकोपयोगी घट का निर्माण करता है, उसी प्रकार आदर्श अध्यापक भीतर से हाथ का सहारा देता हुआ ऊपर से आवश्यकता पड़ने पर वर्जना करता है। यानी कि अध्यापक क्या करता है, बच्चों को, अगर बच्चा अंदर से टूट रहा है तो बच्चे को अंदर से प्यार से संभालता है, उसे समझाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ऊपर से आवश्यकता पड़ने पर वर्जना करता है, मतलब बच्चे को कूटता पीटता भी अच्छे से फिर वो। ठीक है, टीचर करता हुआ अपने शिष्य का शुभ निर्माण करता है, अपने शिष्य का शुभ निर्माण। वह कभी संकुचित दृष्टिकोण का शिकार नहीं होता, टीचर की मानसिकता कभी छोटी नहीं होती। आदर्श अध्यापक में माता का सा धैर्य होता है, वह दुर्बल कमजोर बच्चे को अधिक ध्यान रखता है। अब जैसे क्लास में कोई कमजोर बच्चा है तो वो जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करती है, तो टीचर भी अपने कमजोर बच्चे से ज्यादा स्नेह करता है, उसे ज्यादा ध्यान देता है। कदम कदम पर उचित मार्गदर्शन करता है, उसे अधिक समय देता है। प्राचीन समय में अध्यापकों का बड़ा आदर था, आज कौन पूछ रहा है टीचर को, अरे होगा टीचर हमारा, ऐसा कहते हैं लोग। समय के साथ साथ अध्यापक के रूप में स्थिति और सम्मान में भी परिवर्तन आया है। आजकल आधे टीचर तो वैसे ही हो भी गए हैं बिल्कुल। आज वे ना आदर्श अध्यापक रहे ना ही आदर्श विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। पहले उनका संबंध ईश्वर भक्त का संबंध जैसा था, वह अब वह संबंध नहीं रहा। आज अध्यापक धन के अभाव में पीड़ित है, अतः वे धनलोलुप हो गए हैं। यानी कि अब टीचर को शिक्षा नहीं देनी, अब टीचर को पैसा कमाना है, बस ऐसा टीचर है। धन अर्जित करना ही उसका उद्देश्य रह गया, टीचर ही चाहता है कि भैया पैसा आ जाए,
ज्यादा बच्चे मेरे पास पढ़े और ज्यादा पैसा आए मेरे पास, फीस बढ़ा दूं मैं बस। कक्षा में ढंग से ना पढ़ाना, अध्यापक अध्यापक विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना, पैसे लेकर परीक्षा पत्र बता देना, यही उसका लक्ष्य रह गया है, बस पैसा कमाना है। विद्यार्थी भी उनका उचित सम्मान नहीं करते, वे इसे भी व्यापार समझते हैं, अधिक धन देकर वे ज्ञान खरीदते हैं। आदर्श अध्यापक ही विद्यार्थी जीवन का मार्गदर्शक होता है और विद्यार्थी इस देश का भविष्य। यदि अध्यापक ही विद्यार्थी को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आने वाले वर्षों में देश गहरे गर्त में हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा ना संस्कृत की पाठ, उसमें हृदय परिवर्तन पाठ में, गर्त, गर्त माने गड्ढा, तो देश गड्ढे में चले जाएगा। तो ये था तुम्हारा यहाँ पर गद्यांश। ठीक है, अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होते हैं? देखो यहाँ पर लिखा था आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होते हैं। आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होते हैं? कौन कौन से गुण होते हैं आदर्श अध्यापक में? कौन कौन से गुण होते हैं? ये रहा। अध्यापक विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है, विचारों में गंभीर होता है और सादा जीवन तथा उच्च विचार के आदर्श का अनुपालन करता है। ये उसके गुण हो गए, तो 2 नंबर तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे। अब पूरा उत्तर कैसे लिखोगे? पूरा उत्तर लिखोगे कि अध्यापक अध्यापक में आदर्श अध्यापक में विषय का पूर्ण ज्ञान होना, विचारों में गंभीरता होना और सादा जीवन तथा उच्च विचार वाले वाले गुण होते हैं, वाले गुण होते हैं। इस टाइप से उत्तर लिखोगे, तुम्हें पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, आगे। एक आदर्श अध्यापक एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण किस तरह से करता है? भाई किस तरह से करता है आदर्श अच्छे बच्चे का निर्माण? वो कैसे करता है? देखो, आदर्श अध्यापक भीतर से हाथ का सहारा देता हुआ ऊपर से आवश्यकता पड़ने पर वर्जना करता हुआ अपने शिष्य का शुभ निर्माण करता है। इसको तुम और बना के लिख सकते हो। ठीक है। ये हो जाता है कभी कभी। चलो, तो ये भी 2 नंबर का उत्तर था, तो अच्छे से लिखना है इसको थोड़ा बना के। एक आदर्श अध्यापक एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक लाइन दे रखी है, आदर्श अध्यापक अच्छा मार्गदर्शन होता है। कैसे होता है अच्छा मार्गदर्शक? वह अपने छात्रों का कदम कदम पर उचित मार्गदर्शन करता है, वह अपने छात्रों का सही मार्गदर्शन करके उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है, वह विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र उपलब्ध करा देता है, वह अपने छात्रों के साथ मित्रवर व्यवहार करता है। तो एक अच्छा तो बताना है, विकल्प चुनने हैं। केवल कथन 1 सही है, 1 और 2 सही है, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। देखो अब ध्यान से देखते हैं। वह अपने बच्चों का कदम कदम पर उचित मार्गदर्शन करता है। हाँ भाई, एक अच्छा टीचर अपने बच्चे का कदम कदम पर अपना उसे रास्ता दिखाएगा, बिल्कुल सही, पहला सही है। वह अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करके उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है, बिल्कुल उसका काम ही है लक्ष्य तक पहुंचाना, दूसरा भी सही है। वह अपने विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र उपलब्ध कराता है, ये बात गलत है, चीटिंग नहीं कराएगा अच्छा आदमी। वह अपने छात्रों के साथ मित्र, हाँ बिल्कुल, वह अपने बच्चों के साथ मित्र वाला व्यवहार करता है। ठीक है, वो दोस्त के साथ रहता है अपने बच्चों के साथ। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, यानी कि 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, ये आ गया कथन और कारण। उत्तराखंड बोर्ड ने अब हर पेपर में, चाहे कोई सा पेपर हो, असरसन रीजन यानी कि कथन कारण दे दिया। तो देखो क्या है, कथन और कारण पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ओ, आदर्श अध्यापक कुम्हार की भांति होता है। बिल्कुल भाई सही है, आदर्श अध्यापक कुम्हार की भांति होता है। ऊपर कहा था ना, वो अंदर से उसको बिल्कुल, बच्चे को अगर अंदर से टूट रहा है, बच्चा कमजोर है, तो उसे बिल्कुल प्यार से सहलाता है, उसे समझाता है, और अगर जरूरत पड़े तो बाहर से पिटाई भी करता है। कुम्हार भी ऐसे ही करता है। तो देखो क्या कर रहा है, वह छात्रों को कठोर शारीरिक दंड देकर अनुशासित करता है। बिल्कुल सही है भाई। आ, देखो, आदर्श अध्यापक कुमार की भांति होता है, बात बिल्कुल सही है। वह छात्रों को कठोर शारीरिक दंड देकर अनुशासित करता है। कठोर शारीरिक दंड देकर अनुशासित करता है, बिल्कुल सही भाई। पीटेगा उनको, मारेगा, डंडा भी मारेगा, उन्हें अनुशासित करेगा। ठीक है, उसे अनुशासित करेगा। तो इसका क्या उत्तर बन सकता है? कुम्हार भी भाई उसको, घड़े को बाहर से ठोक पीटता है, बढ़िया मुस्क करता है, तो ये सही है। कथन सही है कि कथन और कारण कहाँ गया? हाँ, कथन सही है किंतु कारण, कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन की सही व्याख्या, ये वाला सब इसका सही है। ठीक है, उसे कठोर शारीरिक दंड भी देता है और बच्चे को, और वो भी वर्जना भी करता है। आगे, तो ये क्या है, उपयुक्त गद्यांश का निम्न विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो जो ऊपर तुम्हें कहानी दे रखी है, उसका नीचे इन चारों में से कौन सा एक टॉप बढ़िया शीर्षक हो सकता है?
एक आदर्श अध्यापक, मेरे ख्याल से तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, एक आदर्श अध्यापक बिल्कुल सही है। चलो अब देखो प्रश्न नंबर 2, ये 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से रखना इसको। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों का निबंध लिखो। दो है, मेरे जीवन का लक्ष्य। खैर तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य ही कहाँ है, होता तो पढ़ाई नहीं कर रहे होते, रील्स थोड़ा देख रहे होते। तो ख क्या है, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। तुम्हें 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट के हिसाब से तुम्हें लगभग लगभग इसमें 8 नंबर का है, तो तुम्हारा कम से कम 2.5 पेज से 3 पेज के बीच तो ये आना ही चाहिए। 2.5 पेज से 3 पेज तो जाना ही चाहिए, इतना तो जाना चाहिए, आराम से जाना चाहिए। ठीक है, आराम से इतना जाना चाहिए। तो तुम लिख लेना, मेरे जीवन का मैं लक्ष्य का क्या महत्व होता है, और मेरे जीवन का लक्ष्य और उसका प्रेरणा स्रोत क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य का मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा स्रोत, मुझे प्रेरणा कहाँ से मिलती है वो बताना है। लोकहित की भावना, मेरा जो लक्ष्य है उससे लोगों का कैसे भला भला होगा ये बताना है। और लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी, तो मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति की क्या तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये बताना है। ऐसे उत्तराखंड के ऊपर 4 टॉपिक पे लिख देना। आगे प्रश्न नंबर 3, आपके विद्यालय में खेल सामग्री की भारी कमी है। आवश्यक सामग्री की सूची तैयार करके अपने प्रधानाचार्य को उक्त सामग्री सुलभ कराने तो प्रार्थना पत्र लिखो। आपका नाम क ख ग है। या दूसरा, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो ये लिख लो अथवा में। आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखिए। आपका नाम क ख ग है। तो इनमें से कोई सा भी कर सकते हो। सभी सेवा में श्रीमान महोदय, सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि हमारे स्कूल में खेल की कमी है, जो सामग्री है बहुत भारी भारी कमी है, उसकी सूची निम्नवत दी गई है। 2-4 नाम लिख देना, क्या कितने कितने चाहिए वो लिख देना, और उसका एक लास्ट में लिख देना कि महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप समय पर ये सब उपलब्ध कराने की कृपा करें, आपकी बहुत महान कृपा होगी। और ऐसे करके तुम इसको पूरा कर सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा आराम से, 4 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया थोड़ा सा हमारा बढ़िया वाला हिस्सा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें काम नहीं होता है, बात खत्म। परिभाषा क्या होती है लिख देना उसको आराम से, तुम्हें मास्टरमाइंड में मिल जाएगा इसका सही बिल्कुल अच्छी सी डेफिनेशन। तो निम्नांकित वाक्य के आधार पर सही क्रिया भेद छांटिए। किसान फसल उगाता है, किसान फसल उगाता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक भी है सकर्मक भी है, इनमें से कोई नहीं है। भाई किसान फसल उगाता है, क्या होगा, अकर्मक या सकर्मक, सकर्मक होगा ना, उसमें फसल उगाने का काम है। चलो, निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अव्यय से क्या आशय है, अव्यय क्या से क्या आशय है, अव्यय से क्या आशय है, जिसके रूप में परिवर्तन हो, जिसके रूप में परिवर्तन ना हो, जो अर्थ को बल प्रदान करे जहां कर्म की आवश्यकता ना हो। अव्यय मतलब अ मतलब नहीं, व्यय मतलब बर्बाद होना या उसका रूप बदलना, मतलब जिसका रूप व्यय, जिसका व्यय नहीं होता, रूप नहीं बदलता, जिसका रूप नहीं बदलता अव्यय होता है। देखो, तो निम्नलिखित वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द छाट के लिखिए। ख ऑप्शन, विस्मयादि, विस्मय मतलब जिसमें हैरानी हो जाए। अरे चांद निकल गया, देखो इसमें विस्मय, विस्मय क्या है, अरे चौंके, अरे देखो देखो चांद निकल गया, जल्दी आओ छन्नी लेके, चेहरा देखो अंकल जी का। तो ये अरे वाला शब्द क्या है, विस्मय आदि बोधक शब्द है। ठीक है, जिसमें विस्मय हो जाता है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए, तुम सबको अच्छे से पता है, मास्टरमाइंड देख लेना अपनी, उसमें मिलेगा। प्रश्नवाचक वाक्य को उदाहरण सही समझाइए। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे लिख लेना इसका। हाँ ये देखो, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, इसको कृतवाच्य में बदलिए। तो देखो जहां पर द्वारा वाले आते हैं, इसको ने में बदलना होता है, द्वारा, द्वारा को ने में बदलना है। तो राम ने धनुष तोड़ा, गया हट जाएगा। द्वारा और गया एक साथ हट जाएंगे, द्वारा और गया, तो राम ने धनुष तोड़ा, कृतवाच्य हो गया। आगे, मुझसे चला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य का नाम लिखिए। उससे चला नहीं जाता ना, उसकी फीलिंग्स हैं, बेचारा चल नहीं पाता, उससे चला ही नहीं जाता, बड़ा दुखी है। तो जहां पर दुख वाली, यहाँ पे फीलिंग्स आती हैं, तो फीलिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाव। तो ये भाववाच्य है। ठीक है, ये भाववाच्य है, उससे चला नहीं जाता है बेचारे का। ठीक है, फीलिंग्स है उसकी। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से अम्बुद शब्द का अर्थ क्या है, आराम से मास्टरमाइंड मिलेगा, इसका टिक लगा लेना कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा राकेश का अर्थ नहीं है, इन चारों में से ऐसा कौन सा जो राकेश का मतलब नहीं बताता है। ठीक है, अब देखो, भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य। ठीक है, हिमकर, हिमकर मतलब पता नहीं क्या होता है, सुधांशु मतलब पता नहीं क्या होता है, मयंक मतलब पता नहीं क्या होता है। तो राकेश का क्या मतलब नहीं है ये बताना है। ठीक, चलो, ये तो मास्टरमाइंड में सब मिलेगा, जिसने अच्छे से पढ़ी होगी मास्टरमाइंड उसको सब आएगा। अब आता है ये किताब वाला हिस्सा।
प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब सुनो, यहाँ पर दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, दोनों प्रश्न दो दो नंबर के हैं, तो 4 नंबर तुम्हें मिलेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 2 नंबर वाले उत्तर में जितने तुम्हें 2 अंक मिलेंगे जिसमें, उसमें तुम्हें कोई भी उत्तर 5 पंक्ति से ज्यादा का नहीं लिखना है। अगर ज्यादा से ज्यादा आ गया तो सिर्फ 6 पंक्ति, उससे ऊपर लिखना तुम्हारे लिए बेवकूफी होगी। ठीक है, 6 पंक्ति से उत्तर अगर तुमने लंबा लिख लिया तुम्हारे लिए बेवकूफी है। अगर तुम बिल भी नहीं मान रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी आखिरी डेडलाइन 7वीं पंक्ति, इससे ऊपर जो गया वो सबसे बड़ा बेवकूफ है और वो टाइम बर्बाद करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। मैंने हर बार ऑफलाइन क्लास में ये समझाया है कि 2 नंबर वाले उत्तर में ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना होता है, 5-6 पंक्तियां बहुत होती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मान रहा तो लास्ट डेडलाइन में उसे 7 पंक्तियों की देता हूं बस। उससे ऊपर उसने तुम लिखा, पर तुम अपना हिसाब देख लेना, 2 अंक में इससे ज्यादा उत्तर नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलो। तो उधो तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो उद्धव और गोपियों में वैचारिक अंतर क्या है? उद्धव ब्रह्म ज्ञानी है और गोपियां प्रेम रस में डूबी हैं, तो अपने उनके विचार का अंतर लिखना है बना के। गुड़ चाटी जो पागी के माध्यम श्री कृष्ण की किन गोप के प्रति गोपियों ने प्रेम को प्रतिपादित कीजिए। भाई वो कहना चाहती कि जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं, ऐसा ऐसा है हमारे साथ। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है यहाँ पर से, प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य बताइए। तो इनमें से किसी तीन में से किसी दो का उत्तर लिखना होता है। अब अगर तुमको ये वाला नहीं आता तो तुम ये वाला लिख सकते हो, ये वाला अथवा में ये कर सकते हो। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी, धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनक ही मार, और होती जब की आंखें चार, तुम अब तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। ये दंतुरित मुस्कान वाले पार्ट से आया है, तो तुम लिख सकते हो कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है और क्यों कह रहा है, मधुपर्क का लाक्षणिक अर्थ क्या है, कनखी मारना और आंखें चार होने का अर्थ क्या है। ठीक है, चलो। वो गाना था ना, आंखों से आंखों चार करने दो, तो वही वहीं से ऐसा ही बिल्कुल एक शब्द निकलता है, बताना क्या था ये। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 10, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दो प्रश्न उत्तर लिखने हैं, पहले भी दो के लिखने थे, अभी दो के लिखने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये दो दो प्रश्न सिर्फ दो दो नंबर के हैं, ज्यादा बड़ा उत्तर मत लिखना पेपर में। आगे, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन को अपने विचार से लिखिए। साहस के साथ अगर शक्ति भी हो, साहस मतलब हिम्मत काम करने की, भाई मैं मेरे पास भली ताकत नहीं है पर मेरे पास हिम्मत है कि मैं उस काम को कर दिखाऊंगा, लेकिन आदमी के पास अंदर की हिम्मत से बाहर की ताकत भी होगी तो वो काम अच्छे से हो जाता है। तो इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं, 2 नंबर का 5-6 लाइन लिख देना। आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। क्योंकि भाई वो अभी अभी अपनी प्रेयसी के गम से बाहर आया है, वो दोबारा नहीं चाहता कि मेरे घाव हरे हो जाए, तो इसको लिख लेना। उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक, लिख देना। चलो, प्रश्न नंबर 1, तुम्हें एक एक, अब देखो कितना बढ़िया है, इसमें एक एक प्रश्न है एक एक नंबर का, तुम्हें टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। अब सुनो, 1 नंबर वाले 1 अंक का है, 1 अंक का, इसमें तुम्हें 3 लाइन से ज्यादा मत लिखना, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, मैक्सिमम 3 लास्ट डेडलाइन है, मैं तुम्हें 2 लाइन लिखने को कहता हूँ बस। 1 नंबर का प्रश्न है तो सिर्फ 2 लाइन लिखो, और अगर तुम नहीं मानना है तुम्हारा मन तो सिर्फ और सिर्फ तीसरी लाइन के बाद छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, 1 नंबर वाले प्रश्न में आगे देखो, और लिखना लेकिन बढ़िया, ऐसा नहीं कि तुम कहानी बना के लिख दे रहे हो और 3 लाइन तुमने कहानी उसे भर दी खाली। फिक्स आंसर लिखो और छोटा लिखो, कम नंबर में छोटा ही लिखा जाता है, और फिक्स आंसर लिखना। लेकिन कुम्हड़ बतिया से आप क्या समझते हैं, तो बता देना कुम्हड़ बतिया क्या है और किसने किसको कहा था कुम्हड़ बतिया। आगे, संगतकार कविता में संगतकार किसका प्रतीक है, तुम जानते ही हो सब कुछ। आगे, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे के 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, तो 4 नंबर है, 6-7 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। साधु की सब परिभाषाओं से खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं की गीतों को गाते, उन्हीं के संदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, सभी से 2 टूक बात करने का संकोच नहीं करते, ना किसी से
खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेतों में शौच के लिए नहीं बैठते। देखो कितने अच्छे आदमी थे। आदमी तो देखता कि यार बगल पड़ोसी का है, चलो आज का प्रोग्राम उधर ही फिट करते हैं, उधर ही ले चलो अपना लोटा। ये इतने अच्छे आदमी थे देखो। तो वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। और तो कुछ खेत में पैदा होता, जो भी कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर उसे पहले साहब के दरबार में ले जाते, साहब मतलब कबीर जी के दरबार में। जो उनके घर में 4 कोस दूर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता वो घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। तो प्रस्तुत अनुच्छेद के आधार पर साधु की विशेषताएं बताइए। साधु की विशेषताएं क्या होती है? साधु सबसे सीधी बात करता है, पहली बात। दूसरा, वह खामखा झगड़ा किसी से नहीं करता। साधु झगड़ालू के स्वभाव का नहीं होता। वो दूसरों की चीजों को नहीं उपयोग में नहीं लाता। और और वो दूसरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी कि दूसरों की चीजों को दूसरे को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है, दूसरे खेत में शौच नहीं करते। इससे तुम ये लिख सकते हो, दूसरों को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता। आगे, वो सदा सदाचारी होता है और लोगों के प्रति प्रेम भाव रखता है। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, लिख सकते हो। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। इस कथन से आधार पर गृहस्थ की विशेषता, जो गृहस्थ आदमी होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है बतानी है। ठीक है, तुम लोग कभी गृहस्थ बनोगे ना तो वो लिख देना आराम से। 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, यहाँ पर 3 है, इनमें से किसी 2 के उत्तर तुम लिख सकते हो। आगे देखते हैं, कोई 2 का लिख सकते हो। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो तुम ये लिख सकते हो, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। ये सब सभ्यता वाले पाठ से है, सभ्यता संस्कृति। सभ्यता में हमारे कौन कौन से क्रियाकलाप सन्निहित है? संस्कृति और असंस्कृति में मूलतः अंतर क्या है? संस्कृति में कौन सी भावना प्रधानता होती है? इन 3 में से कोई 2 लिखना है। अब मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि 100 में से 100 में से 95% बच्चे यही वाला लेंगे, बाल गोविंद भगत वाला। नीचे वाला तो पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना पीछे तो कोई पढ़ते ही नहीं बच्चे। संस्कृति और सभ्यता बहुत पीछे वाला पार्ट है ना, इतने पीछे बच्चे पढ़ते ही नहीं, सोचते हैं क्या करेंगे पढ़ के। चलो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखनी है। देखो हर बार 2-2 प्रश्न ही हैं और 2-2 नंबर के हैं, तो मुश्किल से उत्तर, तुम्हारा उत्तर 6 लाइन का खत्म हो जाना चाहिए, 6 या 7 लाइन में बस। नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। नेताजी का चश्मा क्या कहानी, क्या संदेश देती है? कि हमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, महान लोग होते हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के सम्मान से हमारे देश का सम्मान होता है। ऐसे बना के तुम लिख सकते हो। लेखिका ने स्वयं में हीन भावना तथा आत्मविश्वास की कमी के क्या कारण बताए थे, बता देना। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? 2 दिन तो तुमने ऊपर ही देख ली थी। ठीक है, तो इनमें से किसी 2 का उत्तर आराम से लिख सकते हो। अब देखो 14वां, मोह तथा प्रेम में क्या अंतर होता है? भगत के जीवन को किस घटना के आधार पर एक कथन सिद्ध होता है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है? मोह का मतलब होता है कि आदमी सोचता है यार वो चीज मेरे पास हमेशा रहे। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अट्रैक्शन। और प्रेम का मतलब होता है कि यार मुझे उससे प्रेम है, तो उस चीज से प्रेम है तो मेरी तरफ से उसे कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि मैं उसके जीवन में हूं, तो अगर उससे उसको कष्ट हो रहा है तो मुझे उसके जीवन से निकल जाना चाहिए। यही चीज प्रेम होती है। प्रेम का मतलब होता है बंधन मुक्त। बंधन मुक्त प्रेम मतलब तुम आप सामने वाले को या उस चीज को बंधनों से आजाद कर दोगे। और मोह का मतलब होता है बंधनों में जकड़ लेना। बंधन युक्त, बंधन युक्त और ये बंधन मुक्त। बंधन मुक्त, ये मुक्त होता है, और ये बंधन युक्त होता है। मैंने इसमें अब आदमी सामने वाले को अपने अंदर जकड़ लेता, नहीं तुम मेरे पास ही रहोगे। ठीक है, तुम्हारा मैं हूं, मेरा तुम हो, यही मोह होता है और कुछ नहीं होता। तो भगत के जीवन में ये कब हुआ था ऐसा बताना है तुमको। सुई धागे के आविष्कार का क्या कारण था, ये बता देना भाई, सीधी सी बात है, क्या कारण था? निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 1 2 3 4 हैं, 3 के उत्तर लिखने हैं। और सुनो, सारे के सारे 2-2 नंबर के हैं। मुझे फिर बता रहा हूँ, 6 या 7 लाइन से ज्यादा उत्तर नहीं लिखना है, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। चलो, तो माता का आंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्रामीण संस्कृति और आज की संस्कृति में अंतर बताइए। भाई तुम सीधी बात बता दोगे। पहले के जमाने में लोग चूल्हा चौका जलाते थे, आज के जमाने में लोग गाँव में भी सिलेंडर जलाने लगे हैं। पहले के लोग बढ़िया खेल खेलते थे अच्छे वाले, आज के लोग गाँव में भी मोबाइल चलाते हैं। ऐसे करके लिख देना। आगे, माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है, बता देना। देखो, माता के आंचल वाले पाठ में बच्चे प्राकृतिक चीजों से खेलते हैं। वो प्रकृति की वो पेड़ों से डंडे तोड़ लेते हैं, उनसे खेलते हैं, बॉल बना के खेलते हैं। और आजकल के बच्चे क्या खेलते हैं? आजकल के बच्चे पैदा होते ही अपना इंस्टाग्राम में अकाउंट बना लेते हैं। 2 दिन बाद उनके रीलें डलना शुरू हो जाती हैं। जब वो 2 साल के होते तो उनके 500
500 1000 2000 फॉलोवर हो गए होते हैं, उसके बाद वो फिर अपना फेम चमका रहे होते हैं बचपन में। तो ये आजकल ही बचपन की दुनिया है। ठीक है, आगे चलो। सना सना हाथ जोड़ी, तीसरा प्रश्न, सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि प्रकृति में जल संचय मतलब पानी को बचाना, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं इंग्लिश में इसको, जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तो बताओ, सना सना हाथ जोड़ी में वहां उधर जो जहां वो लेखिका गई थी, तो वहां पर जल संचय पानी को बचाने के लिए लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी थी, ये बतानी है। अगला, देश के सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। भाई इससे आसान प्रश्न तुम्हें क्या मिलेगा। तो सीमा के फौजी किस, देखो वो भरी गर्मी में भी खड़े रहते हैं, भरी बर्फ में भी खड़े रहते हैं, माइनस में कितना टेम्परेचर होता है, 10 15 टेम्परेचर, माइनस में 3 टेम्परेचर, 8 टेम्परेचर, उसमें भी वो खड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब उनको कई बार तो भूखा भी रहना पड़ता होगा, तो बहुत सारी कठिनाइयां होती है। अब उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होता है, बस तुम सोच के लिख सकते हो, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा आ गया, अरे अरे ये क्या हो रहा है। हाँ तो ये देखो, अब ये क्या है, ये खंड बौ। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारी क्या नाम है, कौन सी किताब है वो, इसकी जो संस्कृत वाली है वो वाली उसका। तो देखो, अधोलिखितानाम गद्यांश तीन उसके लिखने हैं, तीन प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तर, तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। अब ध्यान से सुनो, तुमने जहां पर हिंदी वाले में 2 नंबर में मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 6 लाइन लिखी थी, उससे आगे बढ़ने को नहीं बोला था मैंने। सिर्फ 2 नंबर वाले उत्तर में 6 लाइन से ज्यादा नहीं बढ़ना है, कुछ भी करके नहीं बढ़ना है, तुम्हारा पेन चलना ही नहीं चाहिए 6 लाइन से ज्यादा, और कोई ज्यादा निकम्मा है उसके लिए बस 7वीं लाइन, अगर तुम्हें लिखने का ज्यादा शौक है तो। ठीक है, 2 नंबर मिलते हैं आराम से। लेकिन ये संस्कृत वाले में तुम्हें 6 6 लाइनें नहीं लिखनी होती है, ना ही तुम्हें 4 4 लाइनें लिखनी होती है, आराम से जितना उत्तर होता है उतना ही उत्तर 1 लाइन में आ रहा है या 2 लाइन में आ रहा है या 3 लाइन में आ रहा है, उतना लिख दो। यानी कि यहाँ पर संस्कृत में जितना आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही लिखो, बस जितना उत्तर है उतना लिखना होता है, बढ़ा के कुछ नहीं लिखना होता इधर। तो देखो, पढ़ लेते हैं पहले इसको, मेरे साथ साथ पढ़ते रहो तुम लोग भी। देवभूमि उत्तराखंडे उत्तरस्यां दिशि श्री बद्रीनाथ धाम भगवतः श्री विष्णु आराध्य स्थलम वर्तते, मंदिर में तत् अलकनंदा नद्या तटे स्थितमस्ति, आदि जगद्गुरु शंकराचार्येण श्री बद्रीनारायणस्य मूर्तिः नारद कुंडात् संप्राय पुनर् पुनर्प्रतिष्ठापिता, अस्मिन् देवालये नारायण स्वरूपस्य भगवतः श्री बद्री विशालस्य पूजार्चना विधीयते, अत्र मंदिरं पुरतः स्थिते तप्तकुंडे जना स्नानं कुर्वन्ति, महत्कौतुल महत्कौतुकस्य महत्कौतुकस्य विशेषोऽयं यत् हिमप्रदेशे स्थिते कुंडे तप्तोदकं प्राप्यते, विश्वे दुर्लभा सुगंधिता औषधि गुणयुक्ता च तुलसी अस्यामेव पवित्र भूमौ उपाजयते। ये बद्रीनाथ जो हमारे बद्री बद्री विशाल जी हैं, बद्रीनाथ धाम है, वहां के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखो, उत्तरस्यां दिशि विद्यमानस्य धामना किम नामना अस्ति, उत्तरस्यां दिशि मतलब उत्तर दिशा में विद्यमान स्थित धामना, धाम का किम क्या नाम अस्ति, नाम है। तो किम की जगह पर सिर्फ क्या लगा देंगे यहाँ पर, किम की जगह पर यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे आप, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, देखो 2 नंबर तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ क्या लिखना है, श्री बद्री धाम, श्री बद्री धाम, क्या लिखना है, धामना नाम श्री, देखो क्या लिखना है, उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तरस्याम दिशि विद्यमानस्य धामना नाम, धामना नाम, पहले नाम लिखोगे, नाम के बाद ये लिखना है, नाम के बाद नाम अ, धामना नाम श्री बद्री बद्रीनाथ धाम अस्ति। ठीक है, तो उत्तरस्याम दिशि विद्यमानस्य धामना नाम श्री बद्रीनाथ धाम अस्ति। अगला, श्री बद्रीनाथ धामम कस्याम नद्या तटे स्थितम, कस्या मतलब कौन सी नदी, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आंसर में, अलकनंदा, अलकनंदा नद्या, यहाँ पर कस्या की जगह आ जाएगा अलकनंदा नद्या तटे स्थितम, बस यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे, बस ये कस्या काट के अलकनंदा करना है यहाँ पर। आगे, उत्तराखंड से कस्य जनपदे श्री बद्रीनाथ धाम स्थितम अस्ति, उत्तराखंड के कौन से जनपद में, उत्तराखंड के कौन से जनपद में भाई, ये कौन से जनपद में, कौन से जिले में, तो तुम ये मुझे खुद बताओगे, उत्तराखंड के कौन से जिले में बद्रीनाथ धाम स्थित है। ठीक, आगे,
अत्र मंदिरम पुरतः स्थिते तप्त कुंडम जना किम कुर्वन्ति। इस मंदिर में जो यहाँ पर उसके आसपास में जो तप्त कुंड है, तप्त मतलब गर्म, कुंड मतलब एक नहाने का स्थान, एक गर्म नहाने का स्थान है, पानी जहाँ गर्म रहता है, वहां लोग क्या करते हैं कि मतलब क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनः स्नानम। इस किम की जगह पर, सिर्फ इस किम की जगह पर तुम्हें क्या लिखना है, स्नानम लिखना है, इतना ही लिखना है, स्नानम कुर्वन्ति। इसके आगे पूर्ण विराम लगा देना है, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, बस अब खत्म होने वाला है ये, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। प्रश्न नंबर 17, अधोलिखित पद्यासाम पठित्वा दो प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तर। 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं इसको पढ़ करके पद्यांश से। ठीक है। होलिका दशहरा पर्व को जागरी, पोंगल श्रावणी दीपमालयाम, लोहड़ी दौड़ माद्युत्सवै पूरितः, भूतले भांति मेनारतम भारतम। बहुत सारे पर्वों के नाम लिखे ना यहाँ पर, देखो, होलिका, दशहरा और जागरी, पोंगल, श्रावण, और दीप्तमालय माने दिवाली, लोहड़ी, और और यहाँ बहुत सारे हैं। ठीक है। तो भारते कानी कानी प्रमुखानी पर्वाणी संति। भारत में कौन कौन से पर्व होते हैं, किन्हीं 2 के नाम लिखना है, तो कानी कानी की जगह पर क्या आ जाएगा, होलिका, दशहरा पर्व, और पोंगल, और श्रावणी, और दिवालियाम, और लोहड़ी, ऐसे करके तो ये इन सबके नाम लिख देना। ठीक है, आगे। भूतले इति पदे विभक्ति वचनम का। भूतले, भूतले मतलब भूतल में, मतलब धरती में। ठीक है, इसमें कौन सा संधि है, इसमें कौन सी संधि है, तो प्रथमा संधि है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, द्विवचन है, या तृतीय विभक्ति द्विवचन है, या सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें अच्छे से संस्कृत पढ़ाई होगी, तो इसमें बता देना कौन सी विभक्ति है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम्हें पहला तो आता है, उसके बाद सीधे दूसरा कर दो। देखिए, उसमें 2 ही लिखना है, बस 2 ही क्या करना है। ठीक है, 2 ही का करना है। तो इसमें देखो, 2 का करना है, तो इसमें ये वाला लिख लो, मेनारतम इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। मेनारतम मतलब मेधन अनारतम, मेनारतम। यहाँ पे ये ओ है, इस एस का क्या मतलब है, ओ है, संधि कर लेना। आगे 2 प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएंगे, एक इसका उत्तर लिख लेना, एक उसका उत्तर लिख लेना। 18वां प्रश्न देखो, पठित पाठाधारितम। पाठ के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, 2-2 नंबर के, या तुम्हें 6 नंबर मिलेंगे। ये संस्कृत वाला हिस्सा छोटा लिखना होता है, इसमें एक एक 2-2 लाइनें लिखनी होती है, बहुत नंबर दी जाती है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। ग्रीष्म काले जनः भ्रमणार्थम कुत्र गच्छति। गाँव, वो ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों में लोग कहाँ जाते हैं, तुम लोगों ने किसी ना किसी पाठ में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। चतुराणाम धामना नामानी लिखत। 4 धामों के नाम लिखने हैं, लिख देना 4 धामों के नाम। आगे, भारते कह प्रमुखा भाषा संति। भारत में कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं, लिख देना। शल्य चिकित्साएं सिद्धांतम का अपठेत। शल्य चिकित्सा का सिद्धांत कौन पढ़ा रहा था, ठीक है, अपठेत, कौन पढ़ रहा था, कौन पढ़ा रहा था, तो ये तुम्हें पता है, शल्य चिकित्सा वाले सर्जरी वगैरह। ठीक, आगे बढ़ो। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलो। तो 19वां क्वेश्चन, अरे जो कहा हो गया, 19वां क्वेश्चन, अधोलिखितेषु शब्देषु यथोचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इनमें 4 ऑप्शन, 4 रिक्त स्थान है तुम्हारे पास, तो 4 ऑप्शन भी हैं यहाँ पर, सही उत्तर चुन देना है यहाँ पर। तो इसको हम सही उत्तर चुन देते हैं, ये भूरा है, इसको नीला कर दो। हाँ, अब देखो, एकदा ग्रामे एक मुनि आगत। भाई कल की क्लास में हमने पढ़ा है, तो हिमालयात, हिमालय से एक मुनि आए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही मा ल यात, हिमालयात एक मुनि आगच्छत। सह विज्ञान विषयान, वह विज्ञान विषयात क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, पठती, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पठती, वह विज्ञान विषय पढ़ रहा था। वृक्षा एव, वृक्षा 10 पुत्र एव, तो वृक्ष क्या होता है, 10 पुत्रों के समान होता है। वृक्ष क्या होता है, 10 पुत्रों के समान होता है। नद्या सुंदरम दृश्यतम, नद्याम, नदी में सुंदर पुष्पम, यानी कि पुष्प दिखाई दे रहे थे। नद्याम सुंदरम पुष्पम दृश्यते। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, नहीं अभी हैं 2-3 क्वेश्चन और हैं। चलो आगे देखो, 20वां क्वेश्चन, अधोलिखित, ठीक है, अधोलिखित अधोलिखितेभ्य, सॉरी, अधोलिखितेभ्य यथा निर्देशम केवलम 4 प्रश्नानाम उत्तर। 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बस। देखो, संधि कुरुत, तदा धन एव तदैव, पढ़ा रखा है तुम्हें, तदा धन एव तदैव, आ प्लस ए मिला के आई बनता है, तो दो पर काय की मात्रा लगेगी, आएगी, तो ये तदैव हो जाएगा। ठीक है।
जीविका धन उपार्जनम, ये देखो आ की मात्रा यहाँ पे उ, तो आ धन उ मिला के क्या बनता है, ओ बनता है, पढ़ा रखा है ना। तो जीविकोपार्जनम, यहाँ पे ओ लग जाएगा और पार्जनम आ जाएगा जीविकोपार्जनम, तो ये बन जाएगा, इसको इससे लिख देते हैं, तो जीविका धन पार्जनम बन जाएगा जीविकोपार्जनम। जिसको ये संधि नहीं आती ना, ये संधि नहीं आती है, हमारा ये इसी चैनल पे, हमारे विशुर कक्षा के चैनल पे संधि का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, डिटेल में तुम्हें संस्कृत संधि पढ़ाई है मैंने, ठीक है, आराम से उसको जाके देखो, ठीक है, आराम से उसको जाके देखो, पूरा प्लेलिस्ट है। तो देखो उसका लिंक में यहाँ तुम्हें डाल, देखो दिख भी रहा होगा इधर उधर कहीं पर, ठीक है, अब दिख भी गया होगा या दिखेगा अभी, उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और डाल भी दिया है। तो संधि विच्छेदम करो, संधि विच्छेद करना है, नोचित, नो धन उचित नोचित, को अपी क धन अपी, क धन अपी, तो ये वही वाली संधि है जिसमें जो तुम्हारा अ होता है वो इस एस की तरह हो जाता है। आगे देखो, तुम्हें सिर्फ 4 के प्रश्न उत्तर लिखने थे, 2 के मैंने बता दिए। अधोलिखित पदेभ्य उपसर्गानाम उपसर्ग अलग करके लिखना है, प्रत्येकम प्रतिधन एकम, प्रतिधन एका, ये हो गया, ये इसका सही आंसर, प्रतिधन एका प्रत्येका। तो यहाँ पर उपदेशा, 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 उपदेशा में देख लेना कौन सा है, ठीक है, उपदेशा में देख लेना कौन सा वाला है, इसमें देख लेना कौन सा वाला है, तुम्हें पढ़ाया होगा। एक मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, एक मैंने बता दिया। तो घ, उचित मिलानम कुरुत, उचित मिलान करना है। रामश्च लक्ष्मणश्च, कौन सी संधि है भाई, द्वंद्व समास है ना, राम लक्ष्मण द्वंद्व, जब दो आते हैं तो द्वंद्व आ जाता है, दो नाम आते हैं तो वहां पर द्वंद्व आ जाता है। पंचानाम बटानाम समारा, पंचानाम मतलब 5, यहाँ पर संख्या आ रही है, संख्या के लिए द्विगु समास पढ़ाया है ना, ऑफलाइन क्लास में भी बताया था। वर्षम वर्षम प्रति, वर्षम वर्षम प्रति वर्षम, तो ये अव्ययीभाव समास है। राज्ञा पुरुषा षष्ठी तत्पुरुष है, राज्ञा पुरुषा षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। एक खिचड़ी पक गई, इसको थोड़ा अलग अलग पेन से कर देते हैं, ये पक गई खिचड़ी, इसको कर देते हैं अलग अलग पेन से, इसको पहले वाले से कर देते हैं। राम लक्ष्मणश्च, ये हो जाएगा तुम्हारा द्वंद्व समास, ठीक, इसको इससे कर देते हैं। पंचानाम बटानाम समारा, ये हो जाएगा तुम्हारा द्विगु समास, और वर्षम वर्षम प्रति हो जाएगा तुम्हारा अव्ययी भाव समास, और लाल पेन से कर देते हैं राज्ञा पुत्र माने राजा का पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। चलो तो ये क्या बन जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, पहले का चौथा, पहले का चौथा, ये वाला पहले वाला इसी में आ रहा है, ठीक है, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, हाँ बिल्कुल यही वाला ऑप्शन सही है, यही वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। चलो आगे, तो 4 ऑप्शन बताने थे, 4 हमने बता दिए, अब 5वां बचा है। कोष्ठकेन प्रदत्तेषु शुद्धेषु, शुद्ध पदम लिखना, शुद्ध, तो वृक्षात, वृक्षात मतलब वृक्ष से पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्र गिरते हैं, तो वृक्षात आ जाएगा। कहीं पर भी आएगा ना कि वहां से, जैसे हिमालय से तो हिमालयात, वृक्ष से वृक्षात, विद्यालय से विद्यालयात, जहाँ ये से वाले आते हैं तो यहाँ पर आत आत आ जाता है, ठीक है। पिता जैस आगता, पिता पुत्र से, पिता पुत्र का आ गया नहीं, पिता पुत्रेण, यानी कि पिता पुत्र के साथ आ गया, पुत्रेण, स मतलब साथ, जब आता ना कि के आता है के, उसके, उसके साथ, तो इसमें एण आता है, यानी पुत्रेण। अभी कौन संधि है, देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, देखो कर्ण से, ये वाली आ गई से, वृक्ष से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ऐसे करके ये संधियां गिन लेना, ठीक है। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो ये वाला 21वां क्वेश्चन, ये समझ में आ रही है, और अगर आ रही है तो थम्स अप करते रहना कमेंट में, ठीक है, और अपना अपना नाम लिखते रहना कि तुम लोग कौन कौन देख रहे हो ये सब। तो निम्नांकित शब्द सूचित चतुर्णाम शब्दानाम वाक्य प्रयोगम करो, निम्न में से 4 को पकड़ना है, इनके शब्द निर्माण कर देना है, आधा आधा नंबर मिलेगा एक में, तो 2 नंबर हो जाएंगे। सह, अब देखो ऑफलाइन क्लास बोलो, ध्यान से यहाँ देखो, सह के साथ स तौते तम युम युम अहम आवम वयम पढ़ाया था, उसके साथ पढ़ती पढ़ता पढ़ंती पढ़ती पढ़ता पढ़त पढ़ाए पढ़ाओ पढ़ामा, पढ़ती पढ़ता पढ़त पढ़ाए पढ़ाओ पढ़ाओ, याद है। तो सह के साथ क्या लगता है, पठती, सा क्या लगता है, पठती, सा पठती, बन गया एक वाक्य, बात खत्म, एक आधा नंबर मिल गया। अब वयम के साथ क्या लिखवाया था, सोचो याद करो, अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष अहम आवाम, लास्ट वाले को उत्तम पुरुष का बहुवचन देखो, कॉपी खोलो, उत्तम पुरुष का बहुवचन देखो वयम, और वयम के साथ पढ़ती पढ़ता वाले क्या लिखवाया था, आवाम, सॉरी अहम, ये पठ आमा आवा आम, पढ़ाया था ना, पढ़ती पढ़ता पढ़ती पढ़ती पढ़ता पढ़ पठामी आमी आवह
आमः, तो पठामः, पठामः, वयम पठामः, या वयम लिखामः, सब पढ़ाया तुम लोगों को। वयम, आमी आवह आमा, तो वयम के साथ आमा आता है, लिखामः, पठामः, वदामः, कुछ भी लिख सकते हो। अपठत, अपठत, इसको मत बनाओ अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता। गमिष्यामि, ये तो बना सकते हो। या वृक्षात, देखो अभी वृक्षात, वृक्षात यहीं पर ही आया था। वृक्षात पत्राणि पतंती, तो पत्राणि की जगह तुम फलम कर सकते हो, तो हो जाएगा वृक्षात यानी कि वृक्ष से, वृक्षात फलम यानी कि फल, पतंती माने गिरते हैं, फलानी या फलम पतती लिख दो सीधे, फल गिरता है, वृक्षात फलम पत्ती, वृक्ष से फल गिरता है। धावंती, अब सुनो, तीतः अंति, तीतः अंति, देखो वाला देखो, तीतः अंति करवाए थे, पट्टी पठा पठंती, तीतः अंति। अब अंति वाले के साथ उधर क्या आता है, सा तौ ते आता है, अंति के साथ ते, तो यहाँ भी देखो अंति आ रहा है, धावंती, अंति के साथ क्या आता है, ते, तो इसके आगे लगा दो ते, तो वाक्य बन गया ते धावंती, मिल गया आधा नंबर। कितने अच्छे से तुम्हें सब कुछ पढ़ा रखा है। और तुम्हें ये नहीं आता तो तुम इसका निकाल सकते हो, ये संस्कृत वाक्य कर सकते हो 2 के। तो देखो ये कि हमारा अब ये हो गया हिंदी का 2026 के लिए, जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड का पेपर था, यूके बोर्ड का था पेपर, वो पूरा हमने समझ लिया कि कैसे प्रश्न आएगा। तो बहुत अच्छा पेपर आएगा, बस तुम्हें थोड़ा समझना होगा। जो तुम्हारे शिक्षकों ने, तुम्हारे आचार्य जी लोगों ने, तुम्हारे सर ने, तुम्हारे भैया ने, तुम्हारे किसी ने भी जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लो, चाहे वो कोई सा ही बच्चा हो। अपनी किताब अच्छे से पढ़ते रहो, मास्टरमाइंड पढ़ लो, आराम से नंबर आ जाएंगे। तो कर देख लो, दोबारा से तैयारी करते रहो, पूरा पूरा पेपर मैं तुम्हारे सामने फिर से दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस किए हुए हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो अपने उत्तर याद करते रहो, प्रश्नों को लिखने की प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई क्लास के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए पेपर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहो, और तब तक के लिए वंदे मातरम।